नमस्कार। आप सुन रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित नौकर की कमीज पार्ट 7। एक दिन आधे घंटे के लिए हल्का पानी गिरा था, बाकी समय धूप थी। मानसून आने का समय कब का निकल चुका था और पानी के दूर दूर तक आसार नहीं थे। मैं दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था तो देखा चौकीदार कंपाउंडर की टूटी दीवार के पास खड़ा आवाज़ दे रहा है। क्या बात है? मैंने पूछा। आपकी बाई को बुलाया है? किसने? डॉक्टरनी बाई ने। कुछ काम है? ज़रूरी काम है, जल्दी बुलाया है। अच्छा, भेजता हूँ, मैंने कहा। चौके में आकर मैंने पत्नी से कहा, तुमको डॉक्टरनी बाई बुला रही हैं। खाना परोस दूँ, फिर चली जाऊँगी। खाना मैं परोस कर खा लूँगा, तुम जाओ, ज़रूरी काम है, जल्दी मचाते हुए मैंने कहा। सब्जी खिलाना बाकी है, तुम जाओ, मैंने कहा। वही चुनरी साड़ी जल्दी जल्दी जैसे तैसे पहनकर वह गई। 10 मिनट बाद वह लौट कर आ गई। मैं खाना खाकर उठा ही था। तुमने खाना खा लिया? उसने पूछा। बस अभी खाकर उठा। तुम थोड़ी देर रुक जाते तो मैं परोस देती। चटनी रखी थी, खाई? मुझे क्या मालूम कहाँ रखी थी, तस्तरी में ढकी रखी थी, अफसोस करते हुए पत्नी ने कहा। क्यों बुलाया था? मैंने पूछा। डॉक्टर की बहन की तबीयत ठीक नहीं है, खाना वह बना नहीं सकती, डॉक्टरनी सहायता के लिए कह रही थी। मैं साड़ी बदलने आई थी और सोचा था तुम्हें खाना खिला दूंगी। इनकार करते नहीं बना, पर डर लगता है कि इन लोगों का खाना मुझसे बन भी पाएगा। मुझे चौके की साड़ी पहननी है। पहन लो, पर यही साड़ी रहे तो क्या होगा? यह तो बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत संभाल कर काम करूंगी। तब भी चौके का काम ऐसा होता है कि एक दिन में खराब हो जाएगी, फिर चौके के सिवाय किसी काम की नहीं रहेगी। अच्छा, मेरा एक सुस्त जवाब था। चौके की साड़ी पहनकर जब वह तैयार हुई तब मैंने कहा, यह तो फटी भी है, थोड़ी फटी है। डॉक्टरनी और बहन के सिवाय उधर कोई नहीं आता। हाँ, थोड़ी फटी है। गोया मैंने कुछ नहीं कहा था, पर कहा तो। जब मैं चुनरी साड़ी उसके लिए लाया था तब कई दिनों तक वह इसे नहीं पहनी। आखिर उसे पहनना पड़ा। कब तक सहेज कर रखती? जब एक साड़ी नहीं बचा सकते तो गृहस्थी बचाना तो और भी मुश्किल है। और वह इसे चौके की साड़ी होने से बहुत दिनों तक बचाना चाहती थी। चुपचाप खड़ी हुई वह, मैं जाती हूँ, देर हो रही है, कहना चाहती थी। और चुपचाप खड़ा हुआ मैं, रहने दो, फालतू है वहाँ जाना, कहना चाहता था। जबकि ठीक है, मैंने कहा। दोपहर को थोड़ी देर के लिए घर आ गया। जल्दी मचाते हुए मैंने कहा, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। खुद परस कर खाने से मेरा पेट नहीं भरा था। अभी देती हूँ, पर दाल नहीं बची। उसने कहा, जो हो वो दो। डॉक्टरनी की यहाँ से कब आई? मैंने पूछा। मेरे पास आकर बोली, अभी थोड़ी देर पहले तो आई हूँ। डॉक्टरनी अरहर की दाल नहीं खाती, पर डॉक्टर साहब दोनों समय अरहर की दाल खाते हैं। डर डर कर तो खाना बनाई हूँ। डॉक्टरनी पूरे टाइम कुर्सी पर बैठे मुझे बतलाती जा रही थी। उसको ब्लड प्रेशर रहता है, इसलिए चौके में नहीं घुसती। धुएं और जलते कोयले की गंध से उसको चक्कर आने लगता है। उसके घर में काम में बहुत पंचायत है। डॉक्टरनी बहुत मीन मेक निकालती है। कम से कम 10 बार तो कही होगी कि मेरी साड़ी बहुत गंदी है, साड़ी समेट कर काम करो। उसका चौका बहुत बड़ा और चकाचक साफ है, ढेर सारा सामान है। डॉक्टर की बहन पर मुझे दया आती है, नौकरनी की तरह रहती है। थाली में 2 रोटी, थोड़ा चावल, दाल नहीं थी, पर स्टील की कटोरी में एक शानदार रंगत वाली रसेदार परवल की सब्जी थी। रसे पर उतराती हुई हरे धनिया की पत्ती थी। सब्जी अभी तक गर्म थी। हरा धनिया मैं कभी नहीं लाता था, पर बहुत महंगी चीज़ लगती थी। 5 पैसे में 3-4 पौधे बधे हुए मिलते थे। कटोरी में किसी का नाम नहीं लिखा था। वह लोटे में पानी लेकर आई। तुमने खाना अभी तक शुरू नहीं किया? उसने आश्चर्य से पूछा। दोपहर को दफ्तर से मैं जब भी आता था तो जल्दी खा पी कर दफ्तर भाग जाता था। सब्जी डॉक्टर साहब के घर से लाई हो? मैंने पूछा। मांग कर नहीं लाई, डॉक्टर की बहन के लिए भी तुमने अलग से खाना बनाया होगा। डॉक्टर की बहन को
कोई खास तो खाना नहीं था। आलू उबालकर रख देने के लिए डॉक्टरनी ने कहा था। उनका भतीजा अपने मकान में चला गया है। चावल अलग बनाई हूँ। राशन का चावल उसके लिए बनाया था। मेरी थाली में जो चावल था वह भी राशन का चावल था। यह डॉक्टर वाली सब्जी है। हाँ, पत्नी ने कहा। डॉक्टरनी ने कहा कि देखो कितनी बढ़िया सब्जी बनाई हो, चक्कर देखना। खाते खाते मैंने कहा रोटी और होगी, बढ़िया सब्जी है। मुझे याद ही नहीं रहा कि थोड़ी सब्जी पत्नी के लिए भी बचा देनी चाहिए। मैंने दोबारा पूरा खाना खाया। मालकिन की आदत होती है कि घर में यदि कोई चीज़ बनती है तो उसमें से थोड़ा नौकरानी को ज़रूर चखा दिया जाता है। रोज़मर्रा की चीज़ों को चखाने का काम नहीं किया जाता, चाहे वह कितनी भी बढ़िया चीज़ क्यों ना हो। वह देखने वालों के मन में लालच नहीं पैदा करता, उसे देखने की आदत पड़ जाती है। कोई चीज़ चखा दी जाती है तो उसकी ललचाई दृष्टि और उस चीज़ के बीच में एक पर्दा पड़ जाता है। तब खाने वाला पूरे संतोष के साथ पेट भर कर खा सकता है, नहीं तो खाने में मज़ा नहीं आता। दफ्तर के साहब कभी चपरासी या नौकर को घर की बची हुई चीज़ नहीं देंगे। वे बची चीज़ के लायक महंगू जैसे लोगों को नहीं समझते थे। उदाहरण के लिए एक पीपा भर काजू घून लगकर खराब हो चुका था। बाई साहब ने मांगू सिखाकर उसे धूप में डलवा दिया। काजू में जाले भी लग गए थे। मांगू इतना ईमानदार और डरा हुआ चपरासी था कि चोरी से एक काजू का टुकड़ा मुंह में डाल लेने की उसकी हिम्मत नहीं थी। साहब से वह थर थर काँपता था। दिन भर में 5-10 बाबुओं का चक्कर साहब के बंगले में लग जाता था। ये लोग फाइलें लेकर आया जाया करते थे। शुरुआत गौराहा बाबू से हुई। साहब के बंगले से निकलते समय उनके हाथ में अंग्रेजी अखबार में बंधा एक पूड़ा था। अपने तरीके से उस पूड़े को वे छुपा चुके थे। बड़े बाबू इस मामले में अनुभवी थे। वे एक पूड़ा लेकर आए और खुलेआम उन्होंने अपने टेबल पर रख दिया। संयोग से देवांगन बाबू को भी साहब के घर जरूरी फाइल लेकर जाना पड़ा था। एक पूड़ा छुपाकर वे भी ले आए। मेरा जाना नहीं हुआ था, होता भी नहीं, कोई काम नहीं पड़ता। बड़े बाबू को मेरी फिक्र थी। उन्होंने मुझसे पूछा, संतू बाबू काजू खाओगे? आप काजू खा रहे हैं? मैंने आश्चर्य से पूछा, क्यों, क्या हुआ? बड़े बाबू ने पूछा, अगर आप काजू खा रहे हैं तो मैं समझूंगा महावीर मूंगफली के बदले काजू बेचने लगा है। यदि मैं चना खा रहा हूँ तो तब मैं समझूंगा महावीर मूंगफली ही बेच रहा है। यदि मैं बादाम खाने लगूँ तो मैं समझूंगा महावीर बादाम बेचने लगा। मैं काजू खा रहा हूँ। साहब के घर गया था, बाई साहब ने दिया है। खाने पीने की चीज़ मेरे पास रखी हो तो लाख रोकूं, मैं खाना शुरू कर दूंगा, इसलिए इतना मोटा हो गया। खिलाइए। कहता हुआ मैं उनके पास पहुंच गया। मुट्ठी भर काजू बड़े बाबू ने मुझे दिए। काजू देखकर मैंने कहा, इसमें घून लग चुका है। घून लगा 1.5 रुपये किलो का गेहूँ जब हम लोग खा सकते हैं तो 30 रुपये किलो का काजू भी ज़रूर खा सकते हैं। खाने की कौन सी चीज़ खराब हो गई है, यह जवानी में समझ नहीं आता। बेफिक्र होकर खाओ। गौराहा बाबू को जब मैं अपनी मुट्ठी के काजू का कुछ हिस्सा देने लगा तो बड़े बाबू ने टोक दिया, अरे तुम खाओ। गौराहा बाबू को देना होता तो मैं भी दे देता, इसमें हिस्सेदारी मत करो। गौराहा बाबू के पास बहुत है। मैं कुछ सोचकर देवांगन बाबू की तरफ बढ़ा तो बड़े बाबू ने फिर टोका, उनको भी मत दो, बल्कि उनसे एक मुट्ठी और ले लो। देवांगन बाबू का चेहरा लाल हो गया। गौराहा बाबू सिर गड़ाए चुपचाप थे। शाम को जब छुट्टी हुई तो मैंने अंग्रेजी अखबार में उसी तरह लिपटे पूरे दूसरे सेक्शन के 3 बाबुओं के पास और देखे। पूरे उतने ही बड़े थे जितने बड़े बाबू के पास थे। देवांगन बाबू और गौराहा बाबू के पूरे मैं देख नहीं पाया। उस रोज़ दोनों मुझसे शाम को लौटते समय दूर रहे। इतवार के दिन कानून के मुताबिक सारी दुकानें बंद रहा करती थी, इसलिए फुर्सत से सुबह सुबह किराने की दुकान वाले गुप्ता जी 6:30 बजे के करीब दिखे। मैं पीछे के दरवाजे में खड़ा था। डॉक्टर के अहाते की तरफ से वे आ रहे थे। एक झोला लटकाए थे।
फूल तोड़ते हुए इधर आ गए थे। सुबह बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग झोला लेकर घूमने निकलते थे। घूमते हुए बंगलों के अहाते के पास लगे हुए कनेर, गुलाब, दूध, मोंगरा इत्यादि फूलों को बाहर ही बाहर से तोड़कर वे झोले में डाल लेते थे। ऊंचे से फूल तोड़ने के लिए हाथ की छड़ी का उपयोग भी करते थे। छड़ी से डाल को झुका लेते हैं। सिविल लाइन की सड़क से उतरते हुए मोहल्ले के एक बूढ़े ब्राह्मण व्यापारी दिखे। सफ़ेद टोपी, सफ़ेद कुर्ता, धोती पहने और गठिया के कारण लंगड़ाते हुए ये दूर दूर का चक्कर लगाकर फूल इकट्ठा करते थे। एक छोटी टोकनी भर फूल इन्हें पूजा में लगता था। बाजार से फूल खरीदें तो कम से कम इनका 1 रुपये लगे। ये 3-3 घंटे तक पूजा करते थे। घूमने से इन्हें जो कुछ भी लाभ होता हो, पर फूलों का 1 रुपया बचा लेते थे, जो इनके लिए महत्वपूर्ण था। तंदुरुस्ती यदि बनती थी तो मजबूरी से बनती थी, जिसमें खुशी होती थी। दुकान की गद्दी में बैठना इन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि व्यापार में झूठ बोलना पड़ता था। इनका लड़का व्यापार में इनसे भी ज़्यादा चालाक और धूर्त होकर रुपया कमाने में लगा था। कभी कभी इनको भी गद्दी में बैठना पड़ता था, तब ये गद्दी को गंगा कहकर बैठते हैं। सुबह घूमने वालों में प्रायः सिविल लाइन की तरफ से रिटायर्ड होने वाले अफसर रिटायर हो गए अफसरों के साथ दिखाई देते थे। रिटायर होने तक सिविल लाइन में इनके मकान बनकर तैयार हो जाते थे। ये लोग मरते दम तक सिविल लाइन में रहते थे। सदर बाजार के व्यापारी सुबह घूमने के मामले में पक्के थे। झुंड में ये दिखाई देते थे। सभी के हाथों में नीम की दतौन होती। सभी सफ़ेद बारीक मलमल की तरह धोती पहने और सफ़ेद बनियाइन पहने होते। अधिकांश लोगों के गले में सोने की जंजीर होती। इस तरह गले में सोने की जंजीर, सफ़ेद धोती और सफ़ेद बनियाइन के यूनिफॉर्म में मुझे किसी महत्वपूर्ण संध्या या बड़े संगठन के सदस्य की तरह लगते थे। नत्थानी बंधुओं का चौथाई सदर बाजार पर कब्जा था। इनका लंबा चौड़ा कारोबार था। शहर के बाहर भी इनके बंगले बने थे। सुबह ये मोटर कार से अपने बंगलों में जाते, वहाँ बगीचों में घूमते, दतौन करते, नहा धोकर पूजा करते, फिर लौटकर सदर बाजार के मकान में आ जाते। यहाँ के मकान में भगवान की पूजा करते। सिविल लाइन में एक बंगला दिन भर खाली रहता था। यह बंगला सेठ रामचंद्र अग्रवाल का था। रामचंद्र अग्रवाल दिन भर सदर बाजार वाले मकान में रहते थे। रात को हल्ला गुल्ला के कारण इनको नींद नहीं आती थी, इसलिए वहाँ एकांत में सोने के लिए इन्होंने यह बंगला बनवाया था। डॉक्टर साहब की काफ़ी ज़मीन शहर में लगी थी, जिसमें ये खेती करते हैं। खेत शहर के पास होने के कारण मिंजाई के लिए धान कटकर यहाँ अहाते में जमा होता था। धान की ढेरी को देखकर हम लोग अंदाज लगाने की कोशिश करते थे कि फसल कैसी हुई, पर अंदाज लगाना बेकार होता, क्योंकि उनके पास कितनी ज़मीन थी यह हम लोगों को ठीक ठीक मालूम नहीं था। पत्नी को धान की ढेरी देखकर अपना गांव याद आता था। सदर बाजार की शुरुआत कोतवाली से होती थी, फिर कपड़े, सर्राफे, दवाइयों की दुकानें थीं, बीड़ी कारखाने की 2-3 गद्दियाँ और कपड़े की थोक दुकानें इत्यादि सड़क की दोनों ओर थी। आमतौर पर सामने दुकान, पीछे एक गोदाम और ऊपर रहना होता। 2 मंजिले से कम एक भी मकान नहीं था। इस रास्ते में आगे म्युनिसिपल स्कूल और एक महाविद्यालय था। तमेरों के घर के बाद 2 किताबों की, 2 डॉक्टर की और कई बर्तन इत्यादि की दुकानें थीं। जिस शहर में मेरा बचपन गुजरा था और जहाँ बड़े भाई थे, उस शहर में भी सदर बाजार में कोतवाली थी। शहर की बसावट में यह शुरू से ध्यान दिया जाता था कि सेठ, मारवाड़ियों, व्यापारियों इत्यादि बड़ों लोगों के लिए कोतवाली हो। असुरक्षा उन्हें थी। अंग्रेज़ों के ज़माने में जहाँ कोतवाली थी वहीं अब भी थी। बड़े सेठ जहाँ थे वहीं अब भी थे। जहाँ झगड़े ज़्यादा होते थे, जैसे सतनामी मोहल्ला और शराब भट्टी, गंज स्टेशन इत्यादि, जहाँ छोटी छोटी पुलिस चौकियाँ बना दी गई थी। कोतवाली के एक तरफ जहाँ सदर बाजार था, ठीक उसकी दूसरी तरफ मुसलमानों का मोहल्ला था। बहुत से लोगों को सुरक्षा के बिना गुजारा होना मुश्किल था। भले कुछ ना हो, शांति हो, पर कोतवाली का आसरा तो रहता है।
गांव की बसावट भी एक ही तरह की होती थी, यानी गांव के बीच में मंदिर होगा। यह बसावट की शुरुआत होगी। मंदिर के पास कुआं होगा, चौपाल होगा। इसके आसपास ठाकुरों और ब्राह्मणों के मकान होंगे। गांव के आखिरी छोर पर बाहर ही बाहर चमारों और मेहतरों के घर होंगे। गांव में मेहतर कम होते थे, चमार बहुत होते थे। शहरों की नई बसावट में जाति पर कोई खास ध्यान नहीं देता, पर मकान बनाने वाली प्लाट खरीदते समय पास पड़ोस की तरफ जरूर ध्यान देते थे। गरीबी शहर की बसावट में बहुत महत्वपूर्ण होती थी। इनके मोहल्ले बहुत दूर होते हैं और वह शहर का सबसे गंदा इलाका होता था। आइए, गुप्ता जी को अपनी तरफ आते देखकर मैंने कहा, मैं बैठूंगा नहीं, आपकी तबीयत के बारे में सुना था, अब तो ठीक हूँ, दफ्तर भी जाने लगा हूँ। मैंने कहा, शहर के बाहर से घूमता आ रहा हूँ, पूर्व दिशा की तरफ देखिए, आकाश बिल्कुल साफ है। शुरू में जो पानी गिरा था, मानसून के धोखे में किसानों ने बुआई कर दी होगी, पौधे निकल आए होंगे और पानी का नाम नहीं। अगर अब और 2 दिन पानी नहीं गिरा तो खेत सूख जाएंगे। बहुत से किसान जो बुआई के इंतजार में होंगे, उनका बीज बचा होगा। पानी आ गया तो बो देंगे, नहीं तो खा पी कर वह भी बराबर हो जाएगा। फिर सब भूखों मरेंगे। मैंने सुना था कि धूप न निकलने के कारण आपकी तबीयत खराब हो गई थी। बरसात में पानी गिरे, इसमें हम लोगों की तबीयत खराब होती है। धूप निकली रहे तो मुनाफा होता है। डॉक्टर के अहाते में यह चर्चा मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। किसने कहा आपसे? मैंने पूछा। मैं इनकी दुकान में उधार लिया करता था, इसलिए उन्हें देखते ही लगता था कि कभी भी ये तकाजा शुरू कर देंगे। सांवले रंग की दुबले पतले पर बड़ा सा पेट निकला था। शरीर से वे उस बच्चे के बड़े आकार की तरह थे जिसका लीवर बढ़ गया हो। डॉक्टर के भतीजे ने, गुप्ता जी ने आवाज़ दिया, ओह, मकान मालिक के खानदान का है? मैंने कहा, मुझे मालूम है, डॉक्टर साहब से आपकी झंझट हो गई थी। आपने डॉक्टर साहब को गालियाँ दी, फिर आपको पछतावा हुआ। डॉक्टर साहब ने आपको माफ़ कर दिया। यह भी डॉक्टर के भतीजे ने कहा। नहीं, एक ग्राहक ने कहा है। बुखार की हालत में मेरे मुंह से कुछ निकल गया होगा, होश आने पर पछतावा हुआ। डॉक्टर ने बुरा नहीं माना। आप यह अपने ग्राहक से कह दीजिएगा। किस ग्राहक ने कहा था, यह याद थोड़ी है। डॉक्टर साहब से झंझट मोल लेकर आप चैन से नहीं रह सकते, मैं भी नहीं रह सकता। बात बदलने के लिए मैंने कहा, छिटका धान बोने वाला छोटा किसान होगा या लापरवाह बड़ा किसान? कुएं, मोटर पंप इत्यादि बड़े किसान के पास है। नहर के किनारे की ज़मीन भी उनकी ही होगी। रोपा बोने का खतरा छोटा किसान नहीं उठाता। जिंदा रहने के लिए छिटका बोने का खतरा तो उठाना पड़ता है। अगर उनकी फसल खराब हो गई तो ये लोग बड़े किसानों के यहाँ मजदूर हो जाते हैं और बहुत सस्ते में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब बड़े किसान खराब फसल के कारण धान की कीमत बढ़ जाती है। वहाँ बड़े किसान का धान कई गुना मुनाफा पाता है। बीच में छोटे मोटे व्यापारियों के बीच गुजरता हुआ चावल उनके मुनाफे से महंगा होता हुआ खरीदारों के पास पहुँचता है। ज़्यादातर खरीदार यानी वही छिटका बोने वाले किसान और छोटे लोग। गुप्ता जी, तब आपकी दुकान से मुझे चावल किस भाव से खरीदना होगा? आप खरीदते कहाँ हैं, उधार लेते हैं? हंसते हुए गुप्ता जी ने कहा। उधारी खरीदी नहीं होती? मैंने पूछा। नहीं, खरीदी में रुपए और सामान का लेन देन साथ साथ होता है। उधारी में वसूली होती है। नकदी लेन देन में दुकानदार बेफिक्र होता है। उधारी में मालूम नहीं वसूली होती है कि नहीं। कढ़ाई बरतो तो थोड़ी बहुत हो जाती है, नहीं तो रुपए डूब जाते हैं। बोलिए, रुपए कब दे रहे हैं? 1.5 महीने से बकाया है। हर महीने वेतन पाते ही दे दे तो अच्छा रहे। इस महीने की तनख्वाह मिलते ही मैं पूरी उधारी निपटा दूंगा। इस बीच बीमार पड़ गया। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसके पहले जो किराएदार था वह हर महीने किराया पटा नहीं पाता था। ऊपर से डॉक्टर साहब को तंग किया करता था कि ये परेशानी है, यह बनवा दो, दीवारों में प्लास्टर उखड़ गए, आंगन की नाली खराब हो गई। डॉक्टर साहब ने अपना किराया वसूल किया, फिर उसकी बदली करा दी। मुझे पता नहीं चल पाया और वह घर खाली करके चला गया। 70 रुपये का मेरा नुकसान हुआ। जब तब उसको दफ्तर के पते से एक पोस्ट कार्ड डाल देता हूँ।
ताकि सब लोग पोस्ट कार्ड पढ़कर जान लें कि वह मेरी उधारी लेकर भाग गया है। पहले पोस्ट कार्ड का उसने जवाब दिया था कि घर के पते पर पत्र व्यवहार करें। पोस्ट कार्ड में उसने अपने घर का पता दिया था, पर मैं उसे दफ्तर के पते पर ही पोस्ट कार्ड डालता हूँ। इसलिए जैसे ही मालूम होता है कि किराएदार से डॉक्टर साहब की झंझट हुई है तो तुरंत अपनी वसूली करता हूँ। आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब से आपकी झंझट नहीं हुई, तो मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूँ। अभी तो डॉक्टर साहब के 5 में से 4 क्वार्टर खाली हैं। आदमी देखकर वे मकान देते हैं। आपको भी देख सुन कर रखा होगा। अगर मेरी बदली हुई तो भी मैं आपका पैसा पटक कर जाऊँगा।